प्रणाम मित्रों। आज ओशो जगत में एक विषय को लेकर अच्छी खासी चर्चा हो रही है और वह चर्चा इस बात की है ओशो कम्यून को लेकर, ओशो कम्यून आश्रम को लेकर जो पूना में स्थित है। जी हाँ, एक ओर ओशो के ही अपने सन्यासी प्रेमी जो पूना में रहते हैं, वह उस आश्रम को बेचना चाहते हैं। तो वहीं दूसरी ओर ओशो के ही प्रेमी, ओशो के सन्यासी नहीं चाहते कि वह आश्रम बिके। ज़ाहिर-सी बात है, उनका ये जुड़ाव, उनका ये खिंचाव, उनका ये प्रेम और उनकी ये भावनाएँ लाज़मी हैं। क्योंकि ओशो ने वहाँ पर बहुत सारा कार्य किया है। ओशो सदैव वहाँ पर बहुत वर्षों तक रहे हैं। न सिर्फ रहे हैं, वह उनकी प्रयोगशाला का एक भाग रहा है, एक ढंग रहा है। न सिर्फ वहाँ पर ओशो ने बहुत प्रयोग करे, देखा जाए ओशो ने जब देह त्याग की और देह त्याग के बाद वो जो कलश है, वो भी वहीं रखा है जिसे हम समाधि कहते हैं। तो कहीं न कहीं जिस तरह एक माता के भक्तों के लिए यूँ कहें कि वैष्णो देवी बहुत महत्व रखता है या यूँ कहें साईं बाबा के भक्तों के लिए शिरडी बहुत महत्व रखता है, ऐसे ही ओशो के प्रेमियों के लिए, ओशो के सन्यासियों के लिए ओशो कम्यून पूना में जो है वो बहुत महत्व रखता है। रखे भी क्यों नहीं? क्योंकि वहाँ से जुड़ाव है। बेशक कितने भी आश्रम बन जाएँ, बेशक कितने भी कम्यून बन जाए, लेकिन ओशो पूना में जो आश्रम है उसका कोई सानी नहीं, उसका कोई अल्टरनेट नहीं। इसीलिए ओशो के प्रेमी, ओशो के सन्यासी, ओशो के भक्त नहीं चाहते कि वह आश्रम बिके या उसका कुछ हिस्सा बिके। तो ये जो पूरा का पूरा मसला है, मामला है, वह इसी बात को लेकर है। और इस बात की चर्चा रोज़ हम फ़ेसबुक पे, सोशल मीडिया में, यूट्यूब पे देखते रहते हैं। मुझे भी डेली इसके बहुत फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं और हर कोई मुझे कहता है स्वामी जी प्लीज़ आप भी कुछ कहें, आप भी कुछ बनाएँ, आप भी कुछ करें, आप इस आश्रम को बचने से रोकें। तो मुझे बहुत हैरानी होती है कि मैं इतना छोटा-सा इंसान और मैं ना तो इतना वरिष्ठ हूँ, ना ही इतना अनुभवी हूँ क्योंकि मुझसे भी वरिष्ठ और अनुभवी सन्यासी मित्र हैं जो इस कार्य में लगे हैं। लेकिन ये बात कहकर मैं पल्ला झाड़ने को नहीं कह रहा, मैंने बहुत सोचा, फिर मैंने जब देखा कि लोगों को मुझसे इतनी उम्मीद क्यों है? शायद क्योंकि मैंने जो पूर्व में कार्य किया है, जो साधना पथ पत्रिका के माध्यम से लगभग 20 साल जो मैंने ओशो की देशना और कार्य को फैलाना चाहा है, लोगों को उम्मीद बंधी है और मुझसे चाहते मैं फिर कुछ कहूँ। क्योंकि मैं एक अनबायस्ड इंसान हूँ, मैंने हमेशा ओशो के काम को प्राथमिकता दी है। मैंने ओशो के काम को रखना चाहा है बशर्ते या बाकायदा किसी लाग लपेट के या किसी चीज़ को प्रेफ़रेंस देते हुए, किसी बात को ज़्यादा महत्व देते हुए मैंने सिर्फ़ ओशो को ध्यान दिया, किसी और को नहीं। तो आज ये वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन मैं एकदम साफ-साफ शब्द कहूँगा, कटु लगे, जैसी लगे, लेकिन आपको मैं बता दूँ कि ये आश्रम क्यों बिक रहा है। आज मैं ये भी बताऊँगा ये आश्रम बिक रहा है, क्यों बिक रहा है, साथ ही साथ क्या कारण हैं। तो मेरे पास बहुत सारे प्रश्न आ गए हैं और मैं उनको एज़ इट इज़ उठाऊँ तो मुश्किल है। लेकिन ये कि मैंने लिख रखे थे प्रश्न कि सभी ने पहले बोला कि स्वामी जी कि आपको क्या लगता है, आप अपना विचार रखें कि आश्रम क्यों बिक रहा है? या क्यों ये जो आज घटना घटी है? तो पहले मैं एक कारण बता दूँ, इसका सबसे बड़ा कारण हम ओशो सन्यासी, हम ओशो प्रेमी हैं, राइट। मैंने 2010 और 11 में एक विशेषांक निकाला था साधना पथ का, जो पुराने मित्र हैं वह जानते हैं, उसका नाम था क्या ओशो नाम बँट गया है? मुझे बहुत दुःख होता है कि मैंने तब भी बहुत काम किया था और यही ओशो के सन्यासी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि नाम लेना मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन जब मैं वरिष्ठ कहूँगा तो आप समझ जाएँगे किन की ओर इशारा है, क्योंकि वो कहीं न कहीं पुराने पिलर रहे हैं, जो ओशो के संग साथ उठे बैठे हैं, सहयोगी रहे हैं, तो ये वही लोग हैं। ये काफ़ी हद तक ज़िम्मेदार हैं। और ये जो मैं पहले एक बात और क्लियर कर दूँ, जो लोग कह रहे हैं कि आज आश्रम टूट रहा है, आज आश्रम बिक रहा है, नो, आई एम सो सॉरी, ये आज नहीं बिका है। ये देखा जाए सालों से हो रहा है, ये आज रातों-रातों में या 1-2 साल में नहीं हुआ, ये सालों से हुआ है। अब हम कह दें क्यों हुआ है? ये इसीलिए हुआ है क्योंकि हम लोगों में एकता नहीं है, कहीं न कहीं वननेस नहीं है, यूनिटी नहीं है। घर वही टूटता है जिस घर के पहले ही लोग सब अलग-अलग खंडित होके टूट चुके हैं। सॉरी, आई एम सो सॉरी पुराने सन्यासियों से, मैं सच बोल दूँ ये उन्हीं के कारण, क्योंकि पूना वालों को, अगर हम पूना वालों को दोष दें भी,
मान के चलो, कोई भी, हम घर परिवार की बात करें, कोई भी किसी पे हावी तब होता है जब वो जानता है सामने वाला कमजोर है, और सामने वाले यानी हम पूना कम्यून के बाहर के जो लोग हैं वो कमजोर हैं। वो अपने आप में इतने बटे हुए हैं, इतने बटे हुए हैं कि पूना वालों को मालूम है ये जब आपस में एक दूसरे से सहमत नहीं है, सॉरी टू से, ये आपस में एक दूसरे से सहमत नहीं है, एक दूसरे से इनकी नहीं बनती है, एक दूसरे को पसंद नहीं करते, एक दूसरे की लेग पुलिंग करते हैं, तो इनको उखाड़ना बहुत आसान है। आप ध्यान से सोचिए, मैंने बहुत बार उंगली उठाई, मेरा इस वक्त किसी एक आश्रम या किसी एक सन्यासी मित्र को कहना नहीं है, हर एक का अपना गुट है, हर एक इंसान ने, हर स्वामी ने, हर माँ ने अपने आप को अलग कर लिया है। जब मैंने मुद्दा उठाया था कि क्या ओशो नाम बट गया है, तो इन्हीं सन्यासियों ने कहा था नहीं, ओशो नाम बटा नहीं है बल्कि फैला है। फिर न जाने कितने तर्क के बुद्ध के जाने के बाद भी बुद्ध का धर्म इतनों में बटा, महायान, हीनयान और न जाने क्या क्या। तो किसी ने उदाहरण दिया कि जब वट वृक्ष फैलता है तो उसकी टहनियाँ निकलती हैं, अलग अलग दिशा में जाती हैं। तो किसी ने कहा ओशो बहुआयामी हैं, इतने बहुआयामी होने के नाते किसी ने कोई आयाम चुन लिया। तर्क 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 और तर्क। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक तपोवन वाले हैं, एक ओशो वर्ल्ड वाले हैं, एक कम्यून वाले हैं, एक धारा वाले हैं, एक हुमसो एवर वाले हैं। तो और भी मैं नाम गिनाऊं जो मुझे याद आ रहे हैं, इतने हो गए हैं आज, क्योंकि इन सबको एक मुद्दा मिल गया है। ठीक है, आई एग्री कि वो जरूरी है कि अपने आश्रम को नष्ट ना होना, तो उस आश्रम के चलते सब एक हो गए हैं। लेकिन जब बाहर का आदमी इस तरफ झांकता है तो उन्हें साफ पता चलता है कि ये लोग भी आपस में सहमत नहीं है। 1000 लोगों को स्वामी आनंद अरुण से शिकायत है, तो 1000 लोगों को अशोक भारती से शिकायत है, किसी को अपने ओशो वर्ल्ड से जुड़े लोगों से शिकायत है, तो किसी को होम्सो एवर के ढंग से शिकायत है। तो कहीं ना कहीं इतने हिस्सों में, जिसे हम कहते हैं कि बटा नहीं बड़ा है ओशो का काम, सो सॉरी। ओशो सन्यासी बड़े होंगे, आप लोगों ने दीक्षाएं देकर ओशो की सन्यासियों की फेरिस्त बढ़ाई है, केंद्र खुले होंगे, लेकिन आज इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी कि ओशो का आश्रम बिक रहा है या बिक चुका है और उसे हम बचा नहीं सकते हैं। महज 107 करोड़ की बात है। अगर मैं इनकी टीम की बात करूं, जैसे स्वामी आनंद अरुण के पास भी आज हजारों सन्यासी होंगे जो उनका कहना मानते हैं, उनके इशारों पे चलते हैं। आज अशोक भारती की अपनी फैन फॉलोइंग है जो उनका कहना मानते हैं। आज स्वामी शैलेंद्र जी की अपनी फैन फॉलोइंग है, उनके हजारों लाख देश विदेश में लोग हैं। चैतन्य कीर्ति हो, अजय भारती हो, माँ धर्म ज्योति हो, सत्य वेदांत, तो इनकी फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है, इनको लोग बहुत मानते पूछते हैं। तो वही हूं सो एवर है, ये इतने सारे गुट हैं, इतने सारे सेगमेंट्स हैं, इतने सारे लोग हैं। अगर ये अपने एक एक बंदे को भी कहते और ऐसा होता या इनमें अपनापन होता तो शायद आश्रम नहीं बिकता। आप जो कहते हैं कि 107 करोड़ की बात था, इससे पता चलता है कि 107 करोड़ मुश्किल नहीं है, ये जो वननेस है वो मुश्किल है। दूसरी बात, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ओशो का आश्रम टूट रहा है, उसे बचाएं, ओशो का आश्रम बिक रहा है, उसे रोके। नो, आई एम सो सॉरी, ओशो का आश्रम नहीं टूट रहा, ओशो का आश्रम नहीं बिक रहा, और अगर बिक रहा है तो बहुत पहले बिक चुका था। ओशो का आश्रम नहीं, ओशो का जो सपने की मैं बात करूं, ओशो का सपना था ओशो कम्यून। ओशो का सपना था कम्यून। कम्यून का मतलब सिर्फ पूना वाला कम्यून नहीं। कम्यून का अर्थ यदि आप समझते हैं तो आप जानते हैं एक साथ रहना, उठना, बेशर्त प्रेम और एक वननेस, एक लव, एक ध्यान, एक प्रेम, एक्सेप्टेंस, इन सब को लेके ओशो का सपना था। अगर हम बात करें ओशो का सपना क्या था, कम्यून ओशो का सपना था। लेकिन ओशो कैसा चाहते थे, इसलिए उन्होंने पूना का एक आश्रम क्रिएट करके हमको दिखाया। तो पूना का आश्रम ही नहीं टूट रहा, जब हमारी ये स्थिति ऐसी है, हम एक दूसरे को पसंद नहीं कर पा रहे, तो वो तभी टूट गया। यस, वो तभी टूट गया। कम्यून या कम्युनिज्म कहां पैदा हुआ? आप लोग मुझे बताइए, कम्युनिज्म कहां पैदा हुआ है? क्या आप लोगों को किसी एक से सहमति है? सब आप ये कहते हैं कि सब ओशो का काम कर रहे हैं, ओशो का काम कर रहे हैं, तो आपको एक्सेप्टेंस नहीं है। जब बाहर के इंसान को लगता है ये लोग आपस में एक नहीं है, तो टूट नहीं था, क्योंकि उसको बचाने वाले लोग नहीं है। सिर्फ हो हल्ला करने से, फेसबुक पे पोस्ट डालने से कि मैं पुराना सन्यासी हूं, मुझे ओशो ने गिफ्ट दिए, मैं पुराना सन्यासी हूं, मैंने ओशो को खाना खिलाया, मैंने ओशो के लिए गीत गाए, मैंने ओशो के साथ बैठ के भजन किए, मैंने ओशो के इतने लोगों को संन्यास दिया। इस चीज से सिर्फ मूर्खता रिप्रेजेंट होती है कि आप इस बात को
प्रिविलेज लेना चाहते हैं क्या पुराने हैं और ओशो के क्लोज के हैं। कम्यून वाली फीलिंग आप मुझे बताएं कहाँ है। क्या ओशो के लिख के गए थे कि कम्यून सिर्फ जैसे ही पूना में एंटर करोगे, पूना के कोरेगांव में एंटर करोगे तो और जो चार दीवार में बंधा है उस कम्यून को मैं उस कम्युनिज्म कहता हूं, और वो कम्यून का सपना मेरा वहीं तक था? नहीं ना। तो वो जो कम्यून का सपना था वो तो घर घर का भी था। अगर ओशो तो हर घर को एक कम्यून बना देना चाहते थे, हर घर को एक केंद्र बना देना चाहते थे। वो तो ये चाहते थे कि एक इंसान सुबह ऑफिस से निकले तो ध्यान करते हुए जाए, जब शाम को लौटे तो वहां पे भी एक केंद्र, वहां पे भी लौटे तो कुंडलिनी करते हुए आए। ओशो का सपना तो ये भी था। लेकिन आप ओशो के सपने को पूना के आश्रम से जोड़ के देख रहे हैं कि हाय वो टूट रहा है। नहीं, जो कम्यून था, जो कम्यून की भावना थी, जो कम्यून का इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो कम्यून के पीछे सोच थी, जो उसका मूल था, वो ओशो ओशो कम्यून पूना वाला बनाकर हमको सिखाना, बताना, जिलाना सिखाते थे कि ऐसे होना चाहिए। वो कहीं नहीं बना। पूना में तो वो ईंट और दीवार का बना है। सॉरी, आप सोचिएगा, वो तो ईंट गारे का बना है कि बाहर कम्यून कहां बन पाया? नहीं बन पाया। आप अपने निजी जीवन में देख लीजिए। अभी मैं एक ऐसे वीडियो निकाल दूं, सबको शिकायत है। और मैंने इन 20 सालों में इतनी कोशिश करी, लेकिन सब, आपको क्या लगता है, आप लोग जो आज कोशिश कर रहे हैं ये मैंने 2009 में मुद्दा उठाया था, चाहे कॉपीराइट को लेकर, डेथ को लेकर, समाधि को लेकर, और ओशो के आश्रम के बिकने को लेकर। आप सब वो लोग गवाह हैं जो मेरी साधना पद पढ़ते रहे हैं, मेरे पुराने टॉक सुनते या पढ़ते रहे हैं। वो सब अच्छी तरह जानते हैं मैंने पिछले 12 साल में इन विषयों पे बहुत कार्य किया। लेकिन दुख की बात है, क्योंकि सबके अपने कैंप चल रहे हैं, सबके अपने आश्रम चल रहे हैं, किसी को कोई मतलब ही नहीं हुआ। आज जब किसी की वेबसाइट बंद हो रही है, आज जब किसी का फेसबुक चैनल पेज बंद हो रहा है, जब आज किसी की चीजें ब्लॉक की जा रही हैं, या आज आप एक्सपेल्ड हैं और आपको लगता है कि वो कम्यून बिक रहा है, तो आप एक हो जाते हो। आप एक होके दिखा रहे हो, नहीं अब तो हमारा एक एजेंडा मिल गया पूना। मैं मानता हूं कि दुख की बात है, एक सन्यासी होने के नाते मुझे भी दुख है कि वो चीज नहीं बिकनी चाहिए, लेकिन हमारी हरकतें ऐसी नहीं, वो बिकेगी। क्योंकि हम आपस में, हम घर का एक खिलौना नहीं, हम 5 भाई हैं, अगर 5 भाई एक खिलौना नहीं बचा पा रहे तो बाहर का जो इंसान होगा वो खिलौना हमसे छीन के ले जाएगा। और आज ही वही हो रहा है, पिछले कई सालों में हुआ है। वो देख रहे हैं कि हम लोगों में वननेस नहीं है। किसी को इस स्वामी से दिक्कत है, किसी को उस स्वामी से दिक्कत है, किसी को आरती से दिक्कत है, किसी को पूजा से दिक्कत है, किसी को ध्यान विधियों से दिक्कत है, किसी को ओशो की बहरूपी से दिक्कत है। सबको दिक्कत ही है, और दिक्कत के कारण ही सामने वाला कहते हैं ना, वो हमको पागल बना के लूट के ले जा चुका है। तो ओशो कम्यून डेवलप करना चाहते थे, वो कम्यून हम नहीं बना पाए। आप सोचना, और अगर ऐसा ही रहा तो पूना का आश्रम तो उदाहरण है। आप अपने आप को भी बिकता हुआ पाएंगे। अब दूसरी चीज जो मुझे और चुभती है, हो सकता है मैं गलत भी हूं, ठीक है कि मान के चलिए कि ओशो का जो आश्रम है वो बिक रहा है, नहीं बिक रहा है, या यूं कहो 107 करोड़ की बात है, ठीक है। मैं आपको ही चीज दूं, आप जो मैंने अभी गुट गिनाए या जो मैंने अभी ग्रुप्स गिनाए, सो कॉल्ड, सॉरी टू से, वो लोग अपने लोगों से पैसा भी लेते हैं, या हम ही लोग देते हैं, कैसे भी देते हैं, 107 करोड़ आप दें, खरीद लें। मैं तो ये भी कहता हूँ कि पूरा ओशो आश्रम हमारे अंडर हो जाता है, हम उनका हाथ हटा दे जो लोग उसको चला रहे हैं, जिनसे मैं आपत्ति है, जो इस वक्त जिम्मेदार हैं ओशो कम्यून के बिकने का। आप मुझे बताएं कि आश्रम हमारे हाथ में आ जाता है तो क्या होगा? आपको मालूम है फिर एक नई समस्या पैदा होगी कि इस आश्रम को अब कौन चलाएगा। दो चीजें होती हैं, या तो इसको कोई समूह चलाएगा, संघ चलाएगा, या कोई कमेटी चलाएगी। अगर समूह भी चलाएगा उसका भी कोई हेड होगा। जाहिर सी बात है, हेड कोई हम बाहर किसी पुलिस वाले को तो बनाएंगे नहीं, किसी मिनिस्टर एमपी को तो बनाएंगे नहीं। वो ओशो का जानकार, ओशो का सन्यासी ही होगा। और फिर ये जो सन्यासी होगा, ये पुराने सन्यासी आ जाएंगे, जिसमें आपके, फिर मैं नाम क्यों लेके खराब करूं, ये सारे पुराने सन्यासी और माँ लोग आ जाएंगे कि, और होना भी चाहिए क्योंकि हम लोग तो बहुत जवान हैं, हम लोग को कोई हक भी नहीं बनता। तो अब इनमें से किसी को हेड होगा। वो ग्रुप एक्टिविटी या जो एक हेड होगा, वो हेड किसको बनाए?
आपके पास कोई उम्मीदवार है? जो ओशो वर्ल्ड के फैन फॉलोइंग वाले लोग हैं, वो चाहेंगे इनको बनाया जाए। जो नेपाल तपोवन के फैन वाले लोग हैं, वो चाहेंगे आनंद अरुण को बनाया जाए। जो अशोक भारती के हैं, वो चाहते हैं अशोक भारती को बनाया जाए। तो कोई कहेगा ओशो का भाई अभी जिंदा है, तो ओशो के भाई के हिसाब से चलना चाहिए आश्रम। तो कोई कहेगा हुमसोएवर अभी जिंदा है। बहुत सारी चीजें हैं। तो 107 करोड़ लगा के आप बचा भी लेते हैं, तो आपके पास फिर वही समस्या आएगी कि अंदर जाकर कि अब इस आश्रम को कैसे चला जाए। क्योंकि अब आप कहोगे नहीं नहीं, अब जो बाहर के लोग हैं वो तो अंडरस्टैंडिंग है। नो, देयर इज नो अंडरस्टैंडिंग। आप अपनी हरकतें देखिए, आप लोग कोई अंडरस्टैंडिंग आप लोगों में नहीं है। शर्म आती है मुझे इस बात को कहते हुए कि आज मुझे बहुत दुखी होकर कहना पड़ रहा है, सॉरी। बेशक ओशो ने ऐसा नहीं किया, लेकिन तुम लोगों ने या हम लोगों ने ये समझा दिया है बाहर के लोगों को। एक्चुअली भी जो ओशो के लोग हैं ना, वो इसमें उलझे हैं कि ओशो का आश्रम बिकना नहीं चाहिए, बिकना नहीं चाहिए वगैरह। उनको ये नहीं मालूम ये जो हरकत हुई है, सॉरी, ये जो हरकत हुई है, ये हरकत बहुत गंदी हुई है। आपको सिर्फ ओशो के लवर्स नहीं देखते, आपको ओशो लवर्स के अलावा भी बहुत बड़ी दुनिया है जो ओशो के बारे में जानकारी रखती है, ओशो के सन्यासियों के बारे में जानकारी रखती है। वो जानती है कि ओशो ने एक सपना दिया, उस सपने में एक नया आदमी दिया, नया मनुष्य दिया, जोरबा और बुद्धा। जोरबा दी बुद्धा यानी संसार और सन्यास, और उसके दो पंख थे, ध्यान और प्रेम। ये हमारे ऊपर उंगली उठती है कि हम अच्छे सन्यासी भी नहीं बन पाए। बेचने वाले जो आज बेच रहे हैं, उनके पास भी दो पंख हैं, प्रेम और ध्यान। बचाने वाले जो हैं, उनके पास भी वही पंख है, प्रेम और ध्यान। ये भी जोरबादी बुद्धा हैं, वो भी जोरबादी बुद्धा है। ये ओशो का नया मनुष्य है। ओशो कितने छाती फुला के कहते थे, ये मेरा न्यू मैन है। शर्म आती है न्यू मैन के लक्षण। ये जो लोग ओशो के साथ उठे हैं, बैठे हैं, बेचने वाले भी वही हैं और उसको बचाने वाले भी वही हैं। समझ नहीं आता, आप नए लोगों से नहीं जुड़े ना, क्योंकि जिन लोगों को नहीं पता, मुझसे आके मिलिए, मुझसे पूछिए। एक जर्नलिस्ट होने के नाते, एक साइकोलॉजिस्ट होने के नाते डेली फोन आते हैं, चाहे वो रविशंकर वाले हों, चाहे जग्गी वासुदेव वाले हों, चाहे वो मुरारी बापू वाले हों, चाहे वो आर्य समाजी हों, चाहे वो ब्रह्म कुमारी हों, चाहे वो निरंकारी समाज हो, चाहे वो जैनी समाज हो। सब लोग को, हम लोग वैसे भी जो बाकी के लोग थे ओशो पे हंसते थे, ओशो के सन्यासी पे हंसते थे, आप लोग गवाह हैं। ये परफेक्ट टाइम था जब हम उदाहरण दें प्रेम और ध्यान का। ये परफेक्ट टाइम था जब हम उदाहरण दें कि हम जोरबादी बुद्धा हैं, हम न्यू मैन हैं, हम ओशो के साथ उठे बैठे हैं। ओशो ने हम पे कार्य करके कुछ गलती नहीं करी। ओशो तो ध्यान की बातें करते थे नहीं, लेकिन अब पता चल गया कि हम सिर्फ जोरबा ही हैं। हम पीने खाने वाले लोग हैं, चिपकने वाले लोग हैं, सेक्स में धुत रहने वाले लोग हैं। हमें प्यार करना नहीं आ पाया, हमें अपने गुरु की जमीन को बचाना नहीं आ पाया। क्योंकि बेच कौन रहा है? देखो, ये हमारा निजी मसला है, ये हम जानते हैं, घर के लोग जानते हैं कि पूना वाले गलत हैं। राइट राइट, पूना वाले हम जानते हैं वो गलत है, उनके हिसाब से हम गलत हैं। बाहर का जो आदमी है वो हमसे कितना, वो कितनी इसमें आके माइन्यूट ऑब्जर्वेशन से पूछेगा। उन्हें पूना से कोई मतलब नहीं, उन्हें बाहर के लोगों से कोई मतलब नहीं। दे डोंट हैव एनी इंटरेस्ट। वो एक आम आदमी की तरह बाहर से देखते हैं, सुनते हैं। ये वैसे ही है। मैं आपको बताऊं, जब आसाराम को जेल हुई, कि आपने जानने की कोशिश करी आसाराम के इतने बड़े भक्त थे, आसाराम को जेल क्यों हुई? कि राम रहीम के साथ इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर था, इतना रईस था, इतना कुछ था कि पूरी दुनिया उसकी अपनी थी। आपने जानना चाहा, जो ओशो लवर है, या सॉरी, या जो राम रहीम के लवर नहीं है, कि ऐसा क्यों हुआ? लेकिन राम रहीम के लवर के पास या आसाराम के शिष्यों के पास सारी शायद चीजें होंगी, वो बता पाएंगे गलत हुआ। लेकिन हम लोगों ने तो यही सोचा ना कि ऐसे ही होना था, ये इसी लायक था, ये जो हो रहा है यही हुआ, इसके आश्रम में यही होगा। तो आप उस एंगल से देखिए। ओशो सन्यासी, ओशो प्रेमी होने के एंगल से मत देखिए। आपको ये नहीं पता कि हमारी जो हरकतें हैं ये क्या शो करती हैं। ये सच बताते हैं कि हमारा भी जो ओशो है वो भी इसी लायक था। माना वो नहीं था, सॉरी, मेरा भी दिल दुख रहा है, वो नहीं था। लेकिन इन हरकतों से आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आप यही रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ऐसा ही था, ऐसा ही हमने सीखा। क्योंकि जैसा गुरु होता है वैसे चेले होते हैं। जैसे आसाराम था, वही आसाराम का हश्र हुआ। जैसे राम रहीम था, ऐसे राम रहीम का हश्र हुआ। तो ओशो पहले भी बदनाम थे, ओशो के शिष्य भी पहले बदनाम थे, और आज देख लो एक आश्रम उनसे नहीं बचाया जा रहा।
ये अंदर की बात है, वो बचाने वाले क्या कर पा रहे हैं, और वो अंदर की बात है कि जो बेच रहे हैं वो कौन है। तो प्लीज ये जो घटना घट रही है, आप कभी उस एंगल से देखें, आप कर क्या रही हैं। आश्रम बचा भी लिया गया तो तुम किसको बैठाओगे, फिर गद्दी की लड़ाई होगी। क्योंकि हर एक का आज भी ढंग है कि मैं ओशो को ज्यादा समझता हूं, मेरे हिसाब से मैंने ओशो को ठीक समझा है, ओशो ऐसा चाहते थे, ओशो का सपना ये था, ओशो का लास्ट ड्रीम ये था, मैं ओशो का रिलेटिव हूं, मैं ओशो का प्रथम सन्यासी हूं। एवरीबडी हैव देयर ओन लॉजिक। और यहाँ पे एक बात और बनती है कि आज जब ओशो को आश्रम के बचाने की बात आ रही है, सबके पास तर्क है। मैं एक और कड़वी बात कह दूं, ओशो से कुछ सीखा हो चाहे नहीं सीखा हो, लोग ठीक कहते थे ओशो कुछ नहीं है, तार्किक है, एक तार्किक। हालांकि ऐसा है नहीं, लेकिन साबित कर दिया है। यस, आप लोगों ने साबित कर दिया है, ओशो ने हमें कोई ध्यान नहीं दिया, कोई प्रेम नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। ओशो ने हमें तर्क दिया था और तर्क में हम माहिर हैं, क्योंकि जो बेच रहे हैं वो भी तर्क दे रहे हैं बेचने का, और जो बचा पा रहे हैं और जो हाथ खड़े कर रहे हैं, कोई कह रहा है, हम पूछ रहे हैं कि आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे, तो वो कह रहा है कि ये लीला है, तो कोई कह रहा है ओशो अपना कार्य कर रहे हैं, तो कोई कुछ कह रहा है कि ये वक्त है अपनी साधना में डूबने का। सबके पास अपने अपने तर्क हैं, हर कोई अपना तर्क दे रहा है, और इसका मतलब आपने गुरु से तर्क ही सीखा था और आप तर्क ही उगल रहे हो, चाहे बचाने के लिए, चाहे लड़ाने के लिए, चाहे बेचने के लिए, से तर्क हाथ आ रहे हैं। आप ये भूल रहे हैं। मैं फिर एक बार आपको ध्यान आकर्षित कर दूं कि जिंदगी सिर्फ ओशो लवर्स वाली जितनी नहीं है, बहुत बड़े लोग हैं जो ओशो की दुनिया के बाहर भी रहते हैं। आप उनको कौन सा मौका देते हैं गुरु पे उंगली उठाने का, और जो गुरु ने हम पे काम किया है उस पे आप क्या बना के उनको दे रहे हैं। कभी आप सोचें। आज का जो मुद्दा है वो मुद्दा है ओशोपंथी और ओशोपंथी। यस, एक की ओशो हेकड़ी नहीं जाती, पंथी। मैं यहां पे क्लियर कर दूं, ओशोपंथी और ओशोपंथी का मुद्दा है सारा। एक है जो गुंडागर्दी से ओशो को हथियार है कि हम तो ओशोपंथी वाले हैं, तो कोई ओशोपंथी वाले हैं, मैं ओशो का प्रेमी हूं, मैंने गीत गाए, मैंने ज्यादा संन्यास दिए, मैंने आश्रम ज्यादा बनाया, मुझे ये हक है, मुझे वो हक है। तो एक है तो पंथी बना बैठे हैं, तो उनकी युद्ध है, या एक ओशोपंथी है जिनकी गुंडागर्दी खत्म नहीं होती। तो इट इज अ वॉर बिटवीन ओशोपंथी एंड ओशोपंथी, और कुछ नहीं है। ओशो कम्यून चाहते थे, जिंदगी में कम्युनिज्म चाहते थे। उनका सपना सिर्फ पूना की उस कोरेगांव की दीवार तक नहीं था, वो उन्होंने आपको सेट करके सिखाने के लिए दिया। और उस एंगल से, मेरी दृष्टि से, मुझे नहीं मालूम आप क्या सोचते हैं, वो आश्रम सालों पहले बिक गया, हमारी कमजोरी से पता चल गया। वो आश्रम सालों पहले टूट चुका है, मैं बता दूं आपको, क्योंकि हम टूट गए हैं। We are not proved, we are the people of ओशो, और वी आर द सिग्नेचर ऑफ ओशो। जिसे ओशो कहते हैं कि तुम मेरे हस्ताक्षर हो। एक गुरु अपने शिष्य से पहचाना जाता है, और मेरे जानने के बाद तुम मुझसे पहचाने जाओगे। तुम बताओ तुम क्या पहचाने जा रहे हो, यही पहचाने जा रहे हो। जो इतने सारे आध्यात्मिक गुरु हैं वो तो वैसे भी कहते थे ओशो ऐसे ही है, ओशो के सन्यासी ऐसे हैं, तो तुमने ही एग्जाम्पल सेट किया है उनके लिए। मुझे नहीं मालूम 107 करोड़ कितना आसान है, कितना मुश्किल है। क्या 107 करोड़ के बाद कुछ किया जा सकता है? कि क्या ओशो का सपना सिर्फ ओशो कम्यून जितना था? क्या ओशो का सपना कम्युनिज्म नहीं था? क्या वो कम्युनिज्म हमारी जिंदगी में है? क्या ये मुद्दा ओशोपंथी और ओशोपंथी पे आके नहीं अटक गया है? क्या हम अपने में सिमट के नहीं रह गए हैं, और वो इंसान जो तीसरा है वो हमारा मिसयूज कर रहा है? ये सोचने जैसा है। यदि ये हम समझ में आ गया तो हम बहुत कुछ बचा पाएंगे। अच्छा, एक बात और, मैंने एक मुद्दा और उठाया था जब मैंने रजनीशपुरम को लेके बात की थी, तो लोगों बहुत उसे कहते थे वी आर वेरी अनफॉर्चुनेट, कि हम बहुत अभागे हैं कि हम रजनीशपुरम में कुछ नहीं कर पाए, उस वक्त हमारे सामर्थ्य से दूर था, हम इंडिया में रहते थे, काश हम होते तो हम उस सपने को बचा लेते। वो इतना बड़ा प्रयोग था ओशो का, रजनीशपुरम रेगिस्तान में फूल के, बहुतों ने मुझे न जाने क्या क्या, आज भी लोग बोलते हैं। मैं उनसे पूछता हूं, तुम्हारे सामने इंडिया में रह के ओशो कम्यून बिक रहा है, बिक गया है, टूट रहा है, तुमने क्या कर लिया? इससे बेकार की बात नहीं। तुमने तब मुझे कहा था, या हमेशा कहते हो कि रजनीशपुरम इट्स आउट ऑफ आवर रीच, बहुत दूर था, इतना आसान नहीं था, हर एक को वीजा मिलना या बाहर की बात थी। इंडिया में रह के, पूना में रह के सब कुछ होता रहा, तो
आपने क्या कर लिया? आप कुछ नहीं कर पाए। वो धीरे 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 हड़पते गए, धीरे धीरे ब्रेन वॉश करते गए। और क्योंकि हम अपने दबड़ों में, सॉरी, हम अपने अपने दबड़ों में सोए हुए थे, अपने आप में खुश थे। मेरे इतने केंद्र खुल गए, मेरे इतने सन्यासी हो गए, मैंने इतने लोगों को बना दिया। दिखाओ कहाँ है वो सन्यासी? अगर 1 रुपया भी, एक रुपया भी आदमी दे, 10 रुपए भी दे, तो 107 करोड़ नहीं होते। लेकिन कहाँ है जो आपको सुनने वाले लोग हैं? सो कर पुराने सन्यासियों से मेरा प्रश्न है, जो आपकी अपनी इतनी इतनी फॉलोअरशिप है, जो आपको इतने सुनते हैं, जो आप बताते हो कि मेरे को, मेरे कैंप में इतने लोग आते हैं और इतनी इतनी कंट्रीज में मेरे कैंप होते हैं और लोग सुनते हैं, कहाँ हैं वो लोग? लेकिन अगेन वो आ भी गया, खरीदा भी गया, तो चलाएगा कौन और कैसे चलाएगा? किस देशना पे चलाएगा? कौन अथॉरिटी देगा कि यस, आई एम द वन हु अंडरस्टैंड ओशो एज इट इज व्हाट ही वांट्स टू? वो फिर एक नई लड़ाई होगी, राइट? तो इस पे भी हमें बहुत कुछ सोचना है। तो मित्रों, मेरा आपसे निवेदन है कि आप ओशो के सपने को समझें, ओशो के जोरबादी बुद्धा न्यू मैन के कंसेप्ट को समझें। ओशो जिस 2 विंग्स की बात करते हैं, पंख की बात करते हैं, प्रेम और ध्यान, उसको समझें। क्योंकि ओशो की जो छवि है वो सन्यासियों पे बहुत निर्भर करती है। हमारा सारा का सारा अट्रैक्शन सिर्फ कम्यून आश्रम नहीं होना चाहिए। आई एग्री, मैं भी नहीं चाहता कि वो बिके या तोड़ फोड़ हो या कोई भी गलत हो, लेकिन वो गौण है। क्योंकि उसका बिकने का मतलब ओशो का नष्ट होना नहीं है। उसका बिकने का मतलब ये नहीं कि ओशो की देशनाएं खराब हो गई। तो कहीं ना कहीं ओशो जो हर सन्यासी के भीतर एक कम्यून पैदा करना चाहते थे, हमें उस पर काम करना है। आप क्या चाहते हैं कि क्या लोग हमारा या ओशो सन्यासियों का या ओशो का मजाक उड़ाएं? यही देखना है। क्योंकि एटलीस्ट एक फल, एक फूल बताता है कि वृक्ष की या बीज की यात्रा कैसी रही। तो यदि आज जाने के बाद यही होना है तो यही पता चलता है। तो ओशो को उस कम्यून से आजाद करें। ऐसा ना सोचें कि सिर्फ ओशो वहीं तक हैं। ओशो सब जगह हैं। ओशो खुद कहते थे कि 7 बजे जब आप व्हाइट रोब करते हैं तो आप मेरी मौजूदगी महसूस करेंगे। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मौजूदगी सिर्फ कम्यून में, ओशो आश्रम में ही होगी, बाहर की तो नहीं हो सकती। बाहर होगी ना। तो मैं वही आपसे, मेरा निवेदन है कि उसको गौण रखते हुए अपने भीतर के कम्युनिज्म को पैदा करें, वननेस को पैदा करें, अपने भीतर प्रेम और ध्यान का, जोरबादी बुद्धा का संतुलन लेके आए, ताकि आप वास्तविक ओशो को और वास्तविक ओशो कम्यून को बचा सके। वो ईंट गारे के पे मत रुकिए। ईंट गारे का जो कम्यून है वो टूटेगा, बनेगा, खरीदा जाएगा, बेचा जाएगा। लेकिन यदि वास्तविक कम्यून आप में पैदा हो गया, जीवन में पैदा हो गया, तो आपके कम्यून को ना कोई खरीद सकता है, ना कोई बेच सकता है, ना कोई तोड़ सकता है, ना कोई बना सकता है। और ऐसा यदि हम करते रहेंगे तो ओशो की देशना और ओशो का नाम युगों युगों तक चलता रहेगा एक अच्छी छवि के रूप में। अब ये हमारे हाथ में है। इसीलिए मेरा जो मेन मोटिव था वो इस बात को लेकर था कि हम इस बात पे ध्यान दें, ओशो के सपने पर, ओशो के योगदान पे और ओशो के रियल कम्यून पे, ईंट पत्थर पे नहीं। तो ऐसा कम्यून ना बिक सकता है, ना टूट सकता है। तो आपके हाथ में है, आप ओशो को कैसे बचाना चाहते हैं? क्या सिर्फ एक पत्थरों की दीवारों से बचाना चाहते हैं, या खुद को एक बेहतर उदाहरण देकर हर एक के आगे एक सैंपल एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं? ये आपके और मेरे हाथ में है कि हम किस ढंग से ओशो को जीवित रखेंगे। नहीं तो वो दिन दूर नहीं, आज कम्यून टूटा है, हम ही ओशो को मार देंगे। तो ध्यान रखें, जो ओशो पंथी और ओशो पंथी वाला खेल है, हमें दोनों से अलग होना है। ये पंथी हमें हेकड़ी गुंडागर्दी भी नहीं दिखानी है, पंथी और एक भक्त ऐसे भी वो नहीं दिखानी कि हम पंथ धारण करके बैठे हुए हैं और एक पंथ चला रहे हैं, हम ये हैं वो हैं। एक संतुलन दिखना चाहिए, प्रेम दिखना चाहिए, ध्यान दिखना चाहिए, जोरबादी बुद्धा दिखना चाहिए, कम्यून। आपसे यही निवेदन है। यकीन मानिए, कोई बात बुरी लगी हो तो पता नहीं, लेकिन जो मेरे भीतर था, जो मेरा एनालिसिस था, कि मेरा एनालिसिस सिर्फ इस कम्यून की दीवार तक नहीं है, बहुत आगे तक है। जिंदा रखिए, ओशो को जिंदा रखिए। ये कम्यून तक मत जोड़िए। अभी तो कम्यून टूट रहा है, मुझे लगता है ओशो जब देखते होंगे ऊपर से, तो आपको क्या लगता है वो सिर्फ कम्यून में झांकते होंगे? वो हम में नहीं झांकते होंगे? उन्होंने हम पे काम नहीं किया? तो कैसी आप उनको अपना वो दे रहे हो कि वो क्या सोचते होंगे? तो प्लीज मेरे आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस बात की गहराई को समझें।
कम्यून ही नहीं, ओशो को भी ज़िंदा रखें, नहीं तो ओशो को भी आप मार देंगे, हम मार देंगे और लोग मज़ा लेंगे। और जो वो चाहते थे, दुनिया कहती थी ओशो के बारे में और ओशो के सन्यासों के बारे में, वो मीडिया को, लोगों को फिर मौका मिलेगा। आई होप आप समझेंगे, ओशो को ज़िंदा रखेंगे। कम्यून ईंट पत्थर का नहीं होता, इस बात को समझें। धन्यवाद।